आवाज आ रही है भी? गुड मॉर्निंग बच्चों, आवाज सही आ रही है अभी? तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम लोग ये कर रहे थे कि पुली में स्ट्रिंग ऐसे रैप हो रखी है और हम इसको खींच रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, टेंशन आ जाएगा और टेंशन की वजह से टॉर्क लगेगा ना। तो आप टॉर्क अगर पता है तो आप अल्फा निकाल सकते हो। आप ये फॉर्मूला लगाओगे ना, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क की वैल्यू कितनी लिख सकते हो? टॉर्क बच्चों कितना लिखोगे? देखो यहाँ टेंजेंट के लॉन्ग ऐसे फोर्स लग रहा है टी, टी मतलब एफ, और ये डिस्टेंस है रेडियस के इक्वल। तो टॉर्क कितना बोलेंगे हम लोग? टी इंटू आर ना, फोर्स इंटू आर। आई हमें निकालना है ना, इंटू अल्फा। तो यहां से हमें अल्फा आ जाएगा एफ इंटू आर अपॉन में आई ना, हमें यहाँ पे अल्फा आ गया है। अब देखो जब ये रोटेट होगा, जब ये रोटेट होगा तो जितना एंगल ये घूमेगा, अगर ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट करता है तो कितनी स्ट्रिंग अनवाइंड हो जाएगी? अनवाइंड हो जाएगी। एक कंप्लीट सर्कल रोटेट होने में कितनी स्ट्रिंग अनवाइंड हो जाएगी? 2 पाई आर। तो समझो आपको क्या करना है, जितना एंगल ये घूमेगा वो एंगल इंटू रेडियस करना है। जब एक कंप्लीट सर्कल घूमेगा तो एंगल कितना घूम जाएगा? 2 पाई इंटू आर। समझो। तो हमें अभी नहीं पता कि वो एक सर्कल घूमेगा या कितना घूमेगा, तो हम मान लेते वो थीटा घूमेगा। तो स्ट्रिंग कितनी अनवाइंड हो जाएगी? थीटा इंटू आर। सही बात है। अगर वो थीटा घूमता है तो स्ट्रिंग कितनी अनवाइंड हो जाएगी? थीटा इंटू आर। और हमें देखो फॉर्मूला पता है ना, अगर थीटा दिया है, अल्फा पता है, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। थीटा की जगह हम लोग कितना लिख सकते हैं? डेल्टा एल अपॉन में रेडियस ना, इस वाले फॉर्मूले से। इनिशियल ओमेगा कितना दिया है क्वेश्चन में? 0। अल्फा की जगह कितना लिख देंगे? टाइम आपको दिया हुआ है ना, टाइम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखो एफ दिया है, आर दिया है, टाइम दिया है, एल दिया है, आर दिया, और आई पूछा हुआ है। हो जाएगा। कुछ समझ आ रहा है बच्चों? हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये आराम से पीडीएफ से नोट कर लेना, खुद से ट्राई कर लेना बाद में। अगला डाउट बताओ। सेकंड। सेकंड देखो, सेकंड में देखो क्या है। अ व्हील एंड एन एक्सल हैविंग टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.002 kg per meter square is made to rotate about axis by means of a 800 gram mass attached to the cord. ठीक है, the radius starting from the rest। देखो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें देखो बोला गया है सेकंड में कि आपने एक व्हील ले लिया ना, वो एक्सेल पे फिक्स है, और इसके अराउंड में स्ट्रिंग रैप की हुई है, और फिर एक यहाँ पे मास लगा दिया है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आए आपको पता है, इसका रेडियस भी आपको गिवन है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जब आप इसको छोड़ोगे तो ये नीचे गिरेगा और ये ऐसे रोटेट होने लगेगा ना, इसके वेट की वजह से यहाँ टी इंटू आर टॉर्क लगेगा, ये ऐसे रोटेट होगा।
यहाँ पे कोई एनर्जी का लॉस हो रहा है बच्चों? यहाँ कोई एनर्जी का लॉस हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? तो आप क्या यहाँ पे ये लगा सकते हो कि जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, इसके नीचे गिरने की वजह से क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती जाएगी? ये जब नीचे गिरेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में। किस किस की काइनेटिक एनर्जी? क्या इसमें भी स्पीड आती जाएगी? मास में भी स्पीड आएगी, ब्लॉक में स्पीड आएगी, और साथ में ये जो पुली है ये भी रोटेट करेगा ना, पुली में भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो समझो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा वो ब्लॉक को काइनेटिक एनर्जी देने में और पुली को काइनेटिक एनर्जी देने में जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक will be equal to gain in kinetic energy of block and pulley। लॉस कितने का हो जाएगा? अगर ये मान लो नीचे कुछ h गया और नीचे आते आते इसमें स्पीड v हो चुकी है, तो ये ओमेगा से घूम रहा होगा। क्या इस v और ओमेगा में कोई रिलेशन होगा? अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो ये पॉइंट इस टाइम पे कितने स्पीड से नीचे को जा रहा होगा? आर ओमेगा से ना, और जो स्ट्रिंग के इस पॉइंट की स्पीड होगी वही स्ट्रिंग के हर पॉइंट की स्पीड होगी, मतलब वही ब्लॉक की स्पीड होगी। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि v इक्वल टू आर ओमेगा हो रहा होगा। अब लॉस करा दो, एम जी एच का लॉस हुआ, ये बराबर हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब देखो आपको बोला गया है कि व्हील का स्पीड दिया है, व्हील का स्पीड मतलब ओमेगा दिया है, ओमेगा आपको कितना दिया है? 3 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो आप पहले इसको क्या करोगे? 3 रिवोल्यूशन मतलब पहले एसआई यूनिट में करोगे ना, रिवोल्यूशन क्या एसआई यूनिट है? ओमेगा आपको दिया 3 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ओमेगा की एसआई यूनिट क्या रहती है? रेडियन पर सेकेंड ना, रेडियन पर सेकेंड। एंगल के लिए यूनिट क्या है? एसआई यूनिट रेडियन। तो इसको आप रेडियन पर सेकेंड में कैसे चेंज करोगे? 3 रेवोल्यूशन पर सेकेंड है तो उसको रेडियन में पहले हमें चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे? टू, एक रिवोल्यूशन मतलब 2 पाई, 3 रिवोल्यूशन मतलब 6 पाई रेडियन पर सेकेंड। 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी गुड। तो हमें ओमेगा पता है रेडियन पर सेकेंड में ना, आर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वी आ जाएगा। क्वेश्चन में आर दिया हुआ है तो वी आ जाएगा, यहाँ पे वी डाल देंगे, ओमेगा डाल देंगे, आई एम सब दिया हुआ है, और एच पूछा गया है कि कितना नीचे चला जाएगा इस ओमेगा के आने तक ना, ओमेगा की वैल्यू 6 पाई रेडियन पर सेकेंड आने तक एच कितना हो जाएगा। समझ आया बच्चों को मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई को डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, नेक्स्ट बताओ फिर। क्वेश्चन नंबर 5 भी यही सेम है, उसमें भी यही है, मास नीचे गिर रहा है तो स्पीड बताना है, ये सेम फॉर्मूला लगाना है।
5 यही सेम टाइप से करो बच्चों ना, सेम फॉर्मूले रखो, वैल्यू डालो आर के टर्म में सब। 8 देखो, 8 वाला भी ये सेम ये वाला क्वेश्चन है, देखो जो अभी किया ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 और 8 भी वही सेम टाइप के होंगे, समझो बच्चों। 8 तो फर्स्ट वाला सेम है, तो आप ट्राई कर सकते हो, अब हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। नेक्स्ट बताओ, 7th। और प्रज्ञा डायरेक्ट मैसेज नहीं करो भाई, प्रज्ञा ने 7 पूछा है। एक्सीलरेशन ऑफ मास पूछा है। ये तो क्लास में किया था ना प्रज्ञा, सेम ऐसा क्वेश्चन किया था ना, एक्सीलरेशन निकाला था mg/m+i/r² आया था। प्रज्ञा देखो क्लास में ये किया था ना, ऐसे स्ट्रिंग में, पुल्ली में ऐसे स्ट्रिंग रैप की थी और फिर एक मास ऐसे लिया था ना, इसका मास m था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I था, तो ये नीचे को a से जा रहा था, a की वैल्यू क्या आई थी, mg/m+i/r², r इसका रेडियस था। ठीक है, 10th देखो अब, टेंथ भी बच्चों वही सेम टाइप है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, एक की एनर्जी का लॉस होगा और सबको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। चलो, तो मेरे हिसाब से अभी आप ट्राई कर सकते हो, मैं हिंट बस इसमें बता दे रहा हूँ कि क्या क्या हो रहा होगा, ट्राई करना, नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करूंगा। यहाँ पे देखो जो पुली है वो घूम सकता है ना, और ऐसे दो मास लगा दिए गए हैं, m1 m2, और इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। तो अब बोला जा रहा है कि जब ये कुछ मान लो नीचे को H चला जाएगा, अगर ये नीचे को H जाएगा तो क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो जाएगा ना, इसकी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, और वो कहाँ कहाँ पे जाएगा, इसको काइनेटिक और इसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी देने। है कि नहीं बच्चों? तो आप क्या लगा दोगे, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, ये बराबर हो जाएगा, ये मान लो v स्पीड से चल रहा है, तो ये भी उस टाइम पर v स्पीड से चल रहा होगा ना, और ये ओमेगा से घूम रहा होगा, तो हाफ m1v² प्लस हाफ m2v² प्लस हाफ I ओमेगा²। समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आपको यहाँ पे स्पीड निकालना है, h वगैरह दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में बोला है कि ये जब कुछ आगे चला जाएगा, डिस्टेंस दिया है, जितना ये आगे जाएगा उतना ही वो नीचे जाएगा ना, जितना ये आगे जाएगा वो आपको दिया है क्वेश्चन में, मतलब h दिया है, तो यहाँ डाल दो सबकी वैल्यू, v आ जाएगा, हो जाएगा बच्चों 10th। तो फिर अब हम लोग आगे स्टार्ट करें।
एक्सरसाइज 1 का 26। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 26 देखो। The beam and pans of a balance have negligible mass. An object weighs W1 when placed in one pan and W2 when placed in other pan. The weight W of the object is। देखो बच्चों, पहले तो ये बैलेंस की बात हो रही है ना। बीम बैलेंस पता है सबको। बीम बैलेंस में क्या होता है, एक ऐसे बीम होती है ना, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐसे दो पैन रहते हैं, एक इधर पैन रहता है और एक इधर पैन रहता है ना। बीच में यहाँ पर कुछ पकड़ने का अरेंजमेंट रहता है। देखा होगा बच्चों, सब्जी वगैरह लेने जाओ तो ऐसा बीम बैलेंस रहता है ना। तो मान लो कोई एक एम मास है, उसका हमें वेट करना है, तो उसको उठा के मान लो हमने एक पैन में रखा, तो उसका वेट की वजह से क्या होगा, वो ऐसे वेट की वजह से इस पॉइंट के अबाउट ऐसे टॉर्क लगेगा ना। तो इसको रोकने के लिए हमें यहाँ पे वेट रखना पड़ता है। वेट का हमें पहले से लिखा रहता है, 1 kg है, 2 kg है, 3 kg ऐसे लिखा रहेगा ना। तो कोई हमने मान लो यहाँ पर वेट रखा हुआ है M1 मान लो, तो M1G इधर को लगेगा। तो M1G का टॉर्क ऐसे लगेगा। जब दोनों के टॉर्क बैलेंस हो जाएंगे तो क्या होगा, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल में रुका रहेगा ना। अगर इसका वेट ज्यादा है तो वो ये ऐसे नीचे जाएगा, तो ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर उठ जाएगा। अगर ये वाला ज्यादा है तो ये नीचे आ जाएगा। समझो बच्चों, टॉर्क की वैल्यू कैसे निकालोगे। मान लो ये डिस्टेंस कुछ L1 है और ये डिस्टेंस कुछ L2 है। तो mg का टॉर्क निकालना है तो mg वाली लाइन एक्सटेंड करके ये डिस्टेंस लोगे ना। तो mg इंटू L1 ये बराबर होगा M1G इंटू L2। या इसको M1 लिख देता हूँ, इसको M2 लिख देता हूँ ना। ठीक है बच्चों। अब देखो, अगर ये L1 और L2 सेम होगा, इफ L1 एंड L2 आर इक्वल, तो ही आप बोल सकते हो M1 और M2 भी इक्वल होंगे। समझो बच्चों, ये एकदम बीच में आना चाहिए, जो जहां पे ये हिंज होगा, ये पकड़ने वाला पॉइंट बीच में होना चाहिए। जितना ये होना चाहिए उतना ये होगा, तभी M1 और M2 इक्वल होंगे ना। अगर आप L1 को बड़ा कर दोगे, L1 बड़ा हो जाएगा तो M1 छोटा हो जाएगा। आपको लगेगा वेइंग मशीन तो एकदम सही रीडिंग दे रही है, लेकिन आपका, समझो, आप बेवकूफ बन जाओगे अगर कभी सब्जी लेने गए और उसने हल्का सा ये मिड पॉइंट की जगह कोई एक साइड शिफ्ट कर दिया, तो उसमें लॉस हो जाएगा। समझ पा रहे हो बच्चों। अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो कम वेट भी होगा तो भी टॉर्क बैलेंस हो जाएगा ना, क्योंकि वेट इंटू डिस्टेंस मिलके टॉर्क बनेगा। पहले सब लोग बीम बैलेंस समझ गए क्या होता है। अभी मैं क्वेश्चन ही सॉल्व किया ना, पहले मैंने बीम बैलेंस समझाया कि होता क्या है। अब देखो, क्वेश्चन में बोला गया 26 में कि एक पैन में रख रहे हैं तो वेट W1 मिल रहा है, दूसरे में रख रहे हैं तो W2 मिल रहा है। तो ऑब्वियस है कि भाई ये बीम बैलेंस जो है वो सही नहीं है, ये एग्जैक्टली बीच में नहीं रहा होगा। इसी वजह से ऐसे अलग अलग रीडिंग मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, हम देखो मान लेंगे यहाँ पर कि हमारा बीम बैलेंस है, और हम मान लिए कि ये यहाँ पे कहीं हिंज है ना। इधर वाला एंड L1 डिस्टेंस पे और इधर वाला L2 डिस्टेंस पे। ठीक है बच्चों, L1 और L2 इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होगा तो बार बार रीडिंग सेम आएगी ना, चाहे जिस पैन में रख के रीडिंग लो। तो और आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका मास मान लिया हमने कुछ m है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मास मान लिया हमने कुछ m है। तो मैंने जब उसको इस पैन पे रखा ऑब्जेक्ट को, m मास को, तो हमें इधर कितना वेट रखना पड़ रहा है, W1। समझो, तब रीडिंग बैलेंस हो रही है ना।
एक पैन में रखने पे हमें W1 वाला वेट लेना पड़ रहा है, तो आप बोल सकते हो mg इंटू L1 बराबर होगा वेट W1 इंटू L2। वेट मतलब समझो, डायरेक्ट वो mg की वेट मतलब डायरेक्ट फोर्स होता है ना, तो डायरेक्ट ये वेट आपको W1 दिया हुआ है, तो W1 इंटू L2 कर दोगे। ये बात समझ आई सभी को? इधर mg लग रहा होगा और ये L1 डिस्टेंस है ना। टॉर्क बैलेंस किया मैंने बच्चों ना। फिर अब सेकेंड बार हमने क्या किया कि हमने पैन चेंज कर दिया, वेइंग मशीन वही है, ये वहीं पर सेम जगह हिंज है, ये डिस्टेंस L1 है, ये डिस्टेंस L2 है। हमने इस बार क्या किया, m मास को इधर लाके रख दिया दूसरे साइड में, तो अब हमें इधर वेट कितना रखना पड़ रहा है, W2। फिर से हम टॉर्क बैलेंस करेंगे। टॉर्क कैसे बैलेंस होगा, mg इंटू L2। इधर का टॉर्क, टीकू उधर जाके खेलो बेटा, और इधर के वेट का टॉर्क लिखेंगे ना, तो इस बार हमारा आ जाएगा W2 इंटू L1 बराबर mg इंटू L2। सही बात है बच्चों? समझ आया सभी को? हमारा जो वेट है, हमने ब्लॉक है मान लिया वो m मास का है, तो हमें उसका वेट निकालना है ना। वेट मतलब उसके mg की वैल्यू निकालनी है। इसको हम देखो ऐसे लिख सकते हैं, mg L2 इक्वल टू W2 L1 ना। इसको हमने इस वाले पार्ट को दूसरे साइड कर दिया, इसको इधर कर दिया है, समझो। ये जो राइट में था लेफ्ट में लिख दिया, लेफ्ट वाले को राइट में लिख दिया। अब दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। L1 L2 तो हमने माना हुआ है ना, उसको कट करना है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई करो, तो इधर आ जाएगा mg का स्क्वायर L1 L2, इधर आ जाएगा W1 W2 L1 L2, तो mg की वैल्यू आ जाएगी रूट। कुछ समझ आया बच्चों? जो ब्लॉक का हमें वेट चाहिए था ना, वेट मतलब mg। कुछ समझ पा रहे हो बच्चों में क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, फिर आगे चलें। 30 30 देखते हैं। थर्टी में देखो क्या है, फोर फोर्सेस टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ रेडियस आर एक्टिंग ऑन द व्हील, द रिजल्टेंट इक्विवेलेंट फोर्स ऑन द सिस्टम विल बी। बच्चों ये 30 वाला ना अभी के लिए आप छोड़ दो, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो वहां पे ये सीखेंगे ना, ये टॉपिक अभी पढ़ाना है। बिना इसके भी हो सकता है, लेकिन ये पढ़ने की बात करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और बताओ। 32।
यार 1 मिनट रुकना ना, ये थोड़ा वन नोट थोड़ा सा लग रहा है लैग कर रहा है, मैं इसको एक बार क्लोज करके फिर से ओपन करता हूँ ना। Yeah. 32 देखते हैं आप। थर्टी टू में देखो क्या है, डोर ऑफ एन अलमीरा इज 6 मीटर हाई, 1.5 मीटर वाइड एंड वेट 8 kg। ना एक हमने कोई डोर ले लिया भाई, एक ऐसे हमने डोर ले लिया है जो कि 6 मीटर हाइट में है, 1.5 मीटर उसकी विड्थ है, और उसका वेट है, मास जो है उसका वो 8 kg है। डोर इज सपोर्टेड बाय 2 hinge एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम द एंड। देखो अब एंड से, इस ये एंड से 1 मीटर पे यहाँ हमने एक जगह हिंज किया है ना, और इधर से 1 मीटर पे हिंज किया है। समझो ना, सभी डोर क्या होते हैं, दो जगह ऐसे नॉर्मली हिंज रहते हैं ना, एक यहाँ पर हिंज है, एक यहाँ पर नहीं, इन दो जगह वो साइड में वॉल से अटैच होगा, इस पे हिंज लगा हुआ है। सबको क्लियर है बच्चों? Assuming force exerted on the hinge are equal, the magnitude of force is, और ये बोला गया है कि जो हिंज है वो इक्वल अगर फोर्स लगा रहे हैं मान लीजिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताना है कितना होगा वो। देखो इसका वेट जो होगा वो ऐसे लग रहा होगा नीचे को, समझो बच्चों, इसका वेट ऐसे नीचे को लग रहा होगा ना, तो इसको संभालने के लिए क्या होगा, एक तो हिंज से ऊपर को फोर्स आएगा, हिंज से ऐसे ऊपर को फोर्स लगेगा, कुछ मान लो F1, और बोला गया है कि मान लो इक्वल फोर्स लग रहा है, तो ऐसे मान लिया F1 ऊपर को फोर्स लग रहा है। कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा क्या हिंज के अबाउट अगर हम देखें तो? बच्चों यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में हिंज का फोर्स आएगा, इसको 1 मिनट, इसको मान लेते हैं F2। अभी हमें पता नहीं कि दोनों के वर्टिकल फोर्स सेम है या नहीं, तो हमने मान लिया कि F1 F2 लग रहा है। अब देखो अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट सोचूं, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या हो रहा है, या 1 मिनट ऐसे सोचो, इस पॉइंट के अबाउट सोचो, नीचे वाले पॉइंट के अबाउट, नीचे वाले पॉइंट के अबाउट सोचो, तो इन दोनों हिंज के फोर्स का कोई टॉर्क आएगा इस पॉइंट के अबाउट। इसको कुछ मान लेते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट बी के अबाउट सोचो, पॉइंट बी के अबाउट सोचोगे तो हिंज के फोर्स का तो टॉर्क 0 है ना, लेकिन mg का टॉर्क आएगा कि नहीं इस पॉइंट के अबाउट? पॉइंट बी के अबाउट mg का टॉर्क आएगा कि नहीं? आएगा ना, पॉइंट बी के अबाउट mg का टॉर्क इसको ऐसे घुमाना चाहेगा, लेकिन क्या डोर ऐसे घूम के नीचे गिर जाएगा? इधर वॉल है ना, इधर वॉल है,
वॉल को छोड़ के ऐसे इधर गिर जाएगा क्या mg के टॉर्क की वजह से? यहाँ हिंज का फोर्स उसको रोकेगा, तो एक इधर को फोर्स लगाएगा वो हिंज का फोर्स, तो वो हम मान लेते हैं कुछ इधर को फोर्स लगा F3। जब F3 लगेगा तभी ना, यहाँ पे देख लो इस पॉइंट के अबाउट एक इधर को टॉर्क चाहिए था ना, तो F3 ऐसे लगेगा तभी ना इधर को टॉर्क आएगा। समझ पा रहे हो बच्चों? अब देखो डोर पे हॉरिजॉन्टल में भी फोर्स तो बैलेंस होगा ना। डोर अगर यहाँ एक जगह अपने ऐसे रखा हुआ है, इक्विलिब्रियम में है डोर ना, डोर अपनी जगह इक्विलिब्रियम में है, तो अगर हॉरिजॉन्टल में फोर्स यहाँ F3 लग रहा है, तो वो फोर्स किससे बैलेंस होगा? यहाँ पे एक इधर को F3 लगना चाहिए, तभी वो बैलेंस हो पाएगा ना। समझ पा रहे हो बच्चों? हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंस करोगे तो उससे हम बोल सकते हैं ना कि F3 बराबर होगा इस F3 के। सही बात है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना आएगा मैग्नीट्यूड? F1 और F3 का नेट का आएगा ना मैग्नीट्यूड निकालोगे तो। यहाँ F2 और F3 का मैग्नीट्यूड निकालोगे, दोनों जगह बोला गया है कि मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका मतलब आप बोल सकते हो ना F2 और F1 इक्वल होने चाहिए। बच्चों F1 और F2 क्या इक्वल होने चाहिए? क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि दोनों हिंज का नेट फोर्स की वैल्यू सेम है, तो मतलब यहाँ पे F1 F3 का नेट और यहाँ F2 F3 का नेट, तो इसका मतलब F1 और F2 सेम होंगे तभी ऐसा हो पाएगा ना। सही बात है। अब हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है। अब वर्टिकल में फोर्स बैलेंस करो। वर्टिकल में जब फोर्स बैलेंस करोगे तो क्या लिखोगे? ऊपर को लग रहा है 2F1, हिंज दोनों हिंज का फोर्स ऊपर को बराबर mg 8 इंटू जी, तो F1 आ जाएगा 40 न्यूटन। समझो बच्चों? यहां तक क्लियर है सभी को? केवल अभी मैंने वर्टिकल में फोर्स बैलेंस किया ना, वर्टिकल में नीचे को mg लग रहा है, यहाँ ऊपर F1 यहाँ पे ऊपर F1, तो दोनों F1 मिला के mg के बराबर कर दिया है। अब देखो क्वेश्चन में जिसने ऑप्शन दिया है उसने सोचा ही नहीं है। हमें दिख रहा है कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछा गया था, हिंज के फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो वो F1 से तो ज्यादा ही आएगा ना। F1 और F3 का अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर आएगा ना। अगर F1 ही 40 आ गया है तो टोटल दोनों का मिला के तो 40 से ज्यादा ही होगा ना। बच्चों समझ रहे हो? 32 में आंसर 40 से ज्यादा ही आना चाहिए। तो क्वेश्चन में ऑप्शन वाले ने सोचा ही नहीं, उसने एक ही ऑप्शन दिया जो 40 से बड़ा है, तो ऑब्वियस है 43 यहाँ पे आंसर है। बट हम अभी और भी सॉल्व करेंगे। बस मैंने इसलिए बताया कि आप भी ऑब्जेक्टिव में कई बार टाइम बचाने के लिए ऐसे सोच सकते हो एग्जाम में कि अगर ऑप्शन सही से नहीं दिया है तो वहीं पे आंसर बता दो। फिर यहां तक समझ आया सभी को बच्चों? अब मैं F3 निकालता हूं ना। F3 निकालने के लिए क्या करूंगा? क्या फोर्स बैलेंस करने से काम हो जाएगा? F3 निकालने के लिए बच्चों क्या फोर्स बैलेंस करने से काम हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल में अगर मैं बैलेंस करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? हॉरिजॉन्टल में अगर मैं फोर्स बैलेंस करूंगा तो F3 बराबर F3 मिलेगा, तो F3 तो सॉल्व हुआ ही नहीं। हॉरिजॉन्टल में तो हमें F3 चाहिए था ना। F3 बराबर F3, तो F3 निकलेगा कैसे? तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा फिर? फोर्स बैलेंस करना मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मैंने यूज कर लिया। अब और कौन सा इक्विलिब्रियम यूज करूं? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बाद अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम, टॉर्क बैलेंस कर देता हूं। तो कोई भी एक पॉइंट के बाद टॉर्क बैलेंस कर लेता हूं। तो मान लो मैं डी पॉइंट, नीचे वाले पॉइंट के बाद टॉर्क बैलेंस करता हूँ। नीचे वाले पॉइंट के बाद टॉर्क बैलेंस करूंगा तो जो इस बी पॉइंट से फोर्स लग रहे हैं उनका तो टॉर्क जीरो है। इस F1 का भी टॉर्क जीरो है क्योंकि वो यहीं से जा रहा है। केवल किसका किसका टॉर्क आएगा बी पॉइंट के बाद? mg का टॉर्क और F3 का टॉर्क, है कि नहीं बच्चों? mg और F3 का ही आएगा ना। mg का जब निकालूंगा तो mg वाली लाइन को एक्सटेंड करूंगा और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी होगी? 1.5 मीटर का आधा।
समझो ना, ये पूरा 1.5 मीटर है, तो ये mg की जब टॉर्क लिखूंगा तो mg इंटू ये वाली डिस्टेंस, और इस पॉइंट के बाद जब F3 का टॉर्क लिखूंगा तो F3 इंटू ये वाली डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस 6 है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, A से B तक की डिस्टेंस कितनी आएगी, 4 मीटर। तो अब टॉर्क बैलेंस कर दो बी पॉइंट के अबाउट, टॉर्क ऑफ mg बराबर होगा टॉर्क ऑफ F3। mg का टॉर्क होगा mg इंटू 1.5 मीटर का आधा, ये बराबर होगा F3 इंटू 4 मीटर। तो इससे F3 आ जाएगा, F3 आ गया, F1 पता है, तो नेट हिंज का फोर्स कोई भी एक हिंज पे पूछा जा रहा है तो कितना बोलोगे, F1 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर। कुछ समझ आया बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? एक बार अब खुद से सब कुछ सोचना ना, तो हो जाना चाहिए क्लियर। फोर्सेस बैलेंस करने हैं, टॉर्क बैलेंस करना है। ठीक है बच्चों, अब थोड़ी देर आगे पढ़ लें। सॉरी। देखो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस ना। अभी तक हमने देखा है रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, ये वाला पार्ट हमने देख लिया है। अब हमें नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करना है। देखो हमें क्या क्या इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें देखनी है, या उससे पहले देखो हमें मोशन में पता है कि ट्रांसलेशनल टाइप का मोशन होता है जब बॉडी केवल ट्रांसलेट करती है, रोटेशनल मोशन होता है जहां बॉडी केवल रोटेट करती है, फिर एक होता है दोनों का कॉम्बिनेशन, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल ना, उनका कॉम्बिनेशन। तो हमने ये वाला तो अभी तक रोटेशन से पहले जो भी पढ़ा वो सब किस चीज का पार्ट था, रोटेशन से पहले वाले चैप्टर के आगे जो भी पढ़ा वो सब कौन सा मोशन था, ट्रांसलेशनल मोशन, है कि नहीं बच्चों? फिर उसके बाद अब हम रोटेशनल मोशन पढ़ रहे थे। रोटेशनल जब हम पढ़ लेंगे तो इन दोनों का अब हम कॉम्बिनेशन पढ़ने के लिए तैयार हो गए। तो अब हमें ये दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ना है, लेकिन उससे पहले एक दो छोटे छोटे से पॉइंट रह गए हैं, वो पॉइंट पहले कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग ये वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो अब देखो छोटे छोटे से कुछ पॉइंट रह गए, वो क्या क्या है। एक तो पॉइंट हमारा रह गया है रेडियस ऑफ गायरेशन, ये नहीं कराया ना अभी। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पार्ट है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका एक छोटा सा पार्ट रह गया है। फिर एक छोटा सा पार्ट रह गया है टॉर्क ड्यू टू फोर्स कपल ना। टॉर्क हमने पढ़ लिया, तो फोर्स कपल का टॉर्क निकालना। टॉपलिंग लास्ट में पढ़ेंगे सार्थक ना, टॉपलिंग इसका ये सब पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। फिर एक पढ़ेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये तीन पॉइंट हमारे
रह गए हैं। ये वाला पार्ट तो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन ये दो पार्ट पहले हमें करना ही पड़ेगा अभी। तो हम लोग पहले स्टार्ट कर रहे हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। दोनों छोटे छोटे से पॉइंट है, नोट कर लो बस। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो। श्रावणी, अभी कुछ भी ये लिखने की जरूरत है नहीं वैसे। ये बस तुम लोग को एक बार रिवाइज करा रहा था कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे और अब क्या पढ़ना है। ये सब शुरू में एक बार लिखाया हुआ है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं। बस एक बार तुम्हारे दिमाग में एक पिक्चर बना रहा था कि अपन ये पढ़ रहे थे, फिर अब ये पढ़ेंगे। बट उससे पहले ये एक दो जो छोटे से पॉइंट रह गए वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब बच्चों नेक्स्ट हेडिंग डालो, रेडियस ऑफ गायरेशन। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक छोटा सा पॉइंट करना था, वो रह गया था, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो देखो बच्चों, ये रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। आपने देखो ये पढ़ा कि कोई भी बॉडी है तो उसका कोई भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकालना सीखा है ना। ये हमारा एक्सिस है, ये हमारा बॉडी है। हाँ हाँ सौनी, एकदम ठीक लग रहा है अभी तो। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या बोलता है कि भाई जो भी बॉडी है, जो भी बॉडी है उसको अगर हम एक पॉइंट मास बना दे, एक पॉइंट मास बना दे, तो उसको हम कितनी दूरी पर एक्सिस से रखें सो दैट कि सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिले जो जब पूरी बॉडी अपने शेप में थी तब मिल रही। समझो बच्चों, तो जैसे मान लो आपका ये वाला बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ आ रहा होगा, वो मान लो कुछ आए आ रहा है। तो अब रेडियस ऑफ गायरेशन क्या बोलता है कि अगर हम पूरी बॉडी के मास को एक पॉइंट मास बना दें, तो हम इसको यहाँ से कितनी दूरी पे रखें सो दैट कि यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, यहाँ से फिर यहाँ से, दोनों जगह से सेम है। यहाँ से निकालोगे तो क्या बोलोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इक्वल टू, ये मान लो I2 है, ऊपर से निकाला तो कुछ आई आया, नीचे से निकाला तो क्या बोलोगे m इंटू के, डिस्टेंस को k से दिखाते हैं ना। और दोनों जगह से ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर सेम होगा तो हम k को बोल सकते हैं वो रेडियस ऑफ गायरेशन है। ठीक है बच्चों, अगर हमें कोई भी बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने को बोला जाए तो हमें क्या करना है, जिस एक्सिस के अबाउट चाहिए रेडियस ऑफ गायरेशन, उस एक्सिस के अबाउट आई निकालो, रूट आई बाय एम का अंडर रूट कर दो तो वही के हो जाएगा। के को हम लोग यहाँ रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। ये नोट कर लो, फिर इस पे एग्जाम्पल करते हैं। गायरेशन मतलब मुझे भी नहीं पता वैसे तो, कोई को पता है क्या। आज देखता हूँ एक बार डिक्शनरी में कहीं क्या है गायरेशन मतलब। श्रावणी देखो, यहाँ पे मैंने बोला कि एक बॉडी का मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला एक्सिस के अबाउट, उसको I1 बोला। तो I1 की वैल्यू कुछ आई आई है, फिर मैंने उस पूरी बॉडी को एक पॉइंट मास बना दिया, पूरी बॉडी को एक पॉइंट मास बना दिया और के डिस्टेंस पे रखा, तो यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। तो इस सेकेंड वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इसके इक्वल हुआ तो उस टाइम पे इसके डिस्टेंस को बोल सकते हो रेडियस ऑफ गायरेशन। समझो बच्चों, अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं।
नोट हो गया ना? एग्जाम्पल लूं? देखो इसका यूज क्या है कि कई बार आपको जैसे कोई भी बॉडी कुछ भी शेप की दी हुई है, बोला जाए कि भाई इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, और बॉडी का एम दिया है और रेडियस ऑफ गायरेशन दिया है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में कई बार क्या होगा, एम दे देंगे, के दे देंगे, तो अब आपको आय निकालने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब आपको बता दिया गया है कि पॉइंट मास बना के आप कहाँ रख सकते हो। तो यार ये श्रेष्ठ ये सब कुछ समझ नहीं आया, सब उड़ गया ऊपर से। तो आप डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, एम के स्क्वायर, मतलब आय निकालने का काम आसान कर दिया है। रियल लाइफ में तो तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले निकालोगे कहाँ, जब निकालोगे तब के का यूज होगा। समझो बच्चों, अगर मैंने आपको कोई भी बॉडी का मास बता दिया और के बता दिया, पूरी बॉडी का मास बता दिया, के बता दिया, तो आपको आय निकालना आसान है। अब सोचने की जरूरत नहीं है कि बॉडी कैसा है, सीधे एम के स्क्वायर कर दोगे तो उसका आय आ जाएगा। ठीक है बच्चों, के बताने से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना इजी हो जाता है। अब एग्जांपल देखो पहले तो, जैसे देखो मान लो एक रॉड है जिसका मास एम है, लेंथ एल है, इसका एंड से जो एक्सिस जा रहा है, इस एक्सिस के अबाउट पूछा जाए रेडियस ऑफ गायरेशन बताओ रॉड का, तो आप क्या सोचोगे? आप सोचोगे कि भाई पूरा पूरा रॉड को अगर हम एक पॉइंट मास बना दें तो कितनी दूरी पे रखें, सो दैट कि पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आ जाए। हाँ, आप क्या करोगे, पूरे पूरे रॉड को मान लोगे कि कुछ यहाँ रखा है के डिस्टेंस पर। समझो बच्चों, और दोनों जगह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे। पहली वाली जगह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, जैसे लास्ट टाइम क्वेश्चन में उसको आय लिखा था, अब हम आय की वैल्यू बता सकते हैं। आय कितना है यहाँ पर, एम एल स्क्वायर बाई 3, और सेकेंड वाले से आय निकालेंगे तो कितना आएगा, एम के स्क्वायर, और दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे रॉड का एंड के अबाउट जो एक्सिस है, उस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन है एल बाई रूट 3। समझ आया बच्चों? नहीं नहीं प्रणव, देखो आया क्या, एल बाई 2। प्रणव देखो आया, के की वैल्यू एल बाई 2 नहीं आई है, डायरेक्ट मैसेज नहीं करो। बच्चों समझ आया रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना? तो डायरेक्ट देखो आप क्या कर सकते हो, आप चाहे तो ये फॉर्मूला याद रखो, के इक्वल टू रूट आई बाई एम। जिस एक्सिस के अबाउट आपको आय चाहिए, के चाहिए, उस एक्सिस के अबाउट आय निकालो, फॉर्मूले में डाल दो, या फिर कॉन्सेप्ट ऐसे ध्यान रखो। ये नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन खुद से करो। अब एक क्वेश्चन खुद से करो। अगर एक रॉड है, उसके मिड पॉइंट से जो एक्सिस जा रहा है, उसके अबाउट के की वैल्यू कितनी होगी, रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होगा। रेडियस ऑफ गायरेशन को के से डिनोट करते हैं ना, रॉड का मास कुछ एम ले लो, लेंथ कुछ एल है। हाँ, एल बाई रूट 12। हाँ, हम लोग क्या कर लेंगे, रॉड को एक पॉइंट मास मान लेंगे और
एक्सिस से के डिस्टेंस पे रख देंगे, फिर दोनों जगह से आई निकालेंगे। पहले वाली जगह से आई कितना आएगा, पहले वाले जगह से आई कितना आएगा ml²/12, और दूसरी जगह से आई कितना आएगा mk², और दोनों इक्वल होंगे तभी बोल सकते हैं कि के रेडियस ऑफ गायरेशन है। तो के की वैल्यू आ गई L/2√3। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तेजस ना, कौन से साइड रखोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको आप कहीं पे भी के रेडियस के सर्कल में कहीं पे भी रख सकते हो, के रेडियस के सर्कल में एक्सिस के अबाउट कहीं पे भी रख सकते हो। आपको बस के निकालना होता है, तो उसके लिए ये ऐसे सोच के कर लोगे। समझ आ गया बच्चों, रेडियस ऑफ गायरेशन क्लियर है सभी को? एक और कर लो, एक स्फीयर लिया हुआ है, स्फीयर का उसके टेंजेंट के अबाउट ये जो एक्सिस दिया है, इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए। ये एक सॉलिड स्फीयर है, इसका रेडियस कुछ आर है, मास तो कट जाता गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से एक बार। यार ये सैटरडे को लाइट बार बार आती जाती है ना, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो जाता है। तो बच्चों ये रेडियस ऑफ गायरेशन सबने निकाल लिया होगा। हम लोग डायरेक्ट के इक्वल टू क्या यूज कर सकते हैं, I/m का अंडर रूट। आई की वैल्यू डाल देंगे, आई की वैल्यू कितनी होती है सॉलिड स्फीयर के लिए, 2/5 mr² डिवाइडेड बाई m। आर बाहर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा एक मिनट, गड़बड़ हुआ भाई, ये आई मैंने गलत लिख दिया ना। आई हमारा देखो ये वाला एक्सिस होता है, जब यहां से एक्सिस हो जाता तब ये आई लेते, लेकिन हमारा एक्सिस यहाँ है ना, तो पहले हमें आई निकालना पड़ेगा इस एक्सिस के अबाउट। इस एक्सिस के अबाउट आई कितना आएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे ना, 2/5 mr² प्लस mr², 7/5 हो जाएगा ना, 7/5 आएगा ना यहाँ पर। सावनी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे हैं ना भाई, देखो यहाँ पे इस एक्सिस के अबाउट आए आपका, ये आईसीएम है, आईसीएम की वैल्यू होती है फॉर्मूले में 2/5 mr²। हमें इस एक्सिस के अबाउट आई चाहिए, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो। सही है बच्चों, जिस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए, उस एक्सिस के अबाउट आई निकालो, फिर I/m का अंडर रूट कर दो, तो वही आपका के हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल लोगे कोई भी बॉडी का दिया जाए तो, किसी भी एक्सिस के अबाउट। आगे चलें फिर। अब अगला टॉपिक वो टॉर्क ड्यू टू फोर्स कपल देखना है। अब है सिंधे, ये सिंधे का पुराना वाला ये तरीका याद है सबको, कॉल आया था, इसका फिर से शुरू हो गया, कॉल आया था। सिंधे भाई देख, अपन ने ये देखा ना, कहीं पे भी मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है तो अपन क्या करते हैं, I1 निकालते हैं, I2 निकालते हैं, इक्वेट करते हैं तो K की वैल्यू ये आ जाती है ना, रूट आई बाई एम। K कहीं पे भी निकालना है तो आपको क्या करना है, रूट आई बाई एम लगाना है। तो हमें यहाँ पे इसके लिए लगाना था, इस एक्सिस के अबाउट हमें I निकालना पड़ेगा पहले, इसके अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए। तो हमें इस वाले के अबाउट I पता रहता है ना, तो इसके अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो। I पता है, I प्लस एम डी स्क्वायर, डी कितना लोगे R, तो इसमें प्लस एम आर स्क्वायर और ऐड कर दो, तो वो 7/5 एम आर स्क्वायर आ जाएगा। फिर रूट आई बाई एम का अंडर रूट कर दो। श्रावणी पैरेलल एक्सिस थ्योरम अब कर लो भाई। चलें आगे। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं टॉर्क ड्यू टू फोर्स कपल ना, एक दो जो छोटे छोटे पॉइंट रह गए तो वो कंप्लीट कर रहे हैं। टॉर्क ड्यू टू फोर्स कपल। कपल मतलब सभी लोग समझ ही रहे होंगे कि जब दो लोग आ जाएं ना, फोर्स कपल मतलब जब दो फोर्स आ जाए और अगर वो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है तो हम उसको बोलते हैं फोर्स कपल ना। अगर मान लो एक फोर्स इधर है और उतना ही फोर्स एक अपोजिट में लगे तो हम इसको बोलेंगे कि एक फोर्स का कपल है। ठीक है, दो फोर्स अगर एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो ये फोर्स कपल नहीं है। समझो, ये फोर्स कपल है। या फिर एक F1 है, एक F2 है, ये अपोजिट में तो है लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो ये भी हमारा फोर्स कपल नहीं होगा। पहले सबको क्लियर है, फोर्स कपल किसको बोलोगे, जब दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो उस कॉम्बिनेशन को बोलोगे फोर्स कपल। तो हमें अब देखना है कि कपल का टॉर्क कितना होता है। इसके लिए कुछ भी देखो न्यू नहीं करना है, जो आपने टॉर्क निकालना सीखा है बस वही करना है। बस ये वाला केस कई बार हमें मिलता है तो इसलिए हम इसको अलग से याद कर लेते हैं। अदरवाइज करना वही है, जो आपने टॉर्क निकालना सीखा है वही करना है बस। तो अब देखो, जैसे मान लो एक कोई बॉडी है, इस पे एक फोर्स इधर को लग रहा है और एक फोर्स इधर को लग रहा है, और दोनों फोर्स के बीच का ये जो गैप है, फोर्स वाली जो लाइन है, ये एक इस लाइन के लॉन्ग फोर्स लग रहा है, एक इस लाइन के लॉन्ग, दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस कुछ डी है। ठीक है बच्चों, तो हम देखो यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई एक कपल है, यहाँ पे फोर्स कपल, एक इधर फोर्स है एक इधर फोर्स है। जब भी फोर्स कपल आएगा वहां नेट फोर्स कितना हो रहा होगा, नेट फोर्स कितना आएगा बच्चों यहाँ पर, 0। नेट तो 0 ही आएगा, लेकिन टॉर्क हमें देखना है। मान लो मैंने एक यहाँ पे एक पॉइंट लिया है ए पॉइंट इस लाइन से D1 डिस्टेंस पर है और दूसरे वाले से D2 डिस्टेंस पर है। तो पॉइंट ए के अबाउट अगर पूछा जाए कि भाई टॉर्क निकालो कितना है,
पॉइंट ए के अबाउट बच्चों टॉर्क निकाल के बताओ कितना है। आप कोई भी एक को प्लस मान लो, दूसरे को माइनस, तो मान लेते हैं क्लॉकवाइज को प्लस, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस, ऐसे मान के नेट टॉर्क बताओ कितना है पॉइंट ए के अबाउट। नेट टॉर्क पूछ रहा हूँ, एफ और दोनों एफ का मिला के बताओ। हाँ, एफ D1 माइनस D2। देखो यहाँ पर जैसे आप एफ का टॉर्क जब सोचोगे इस पहले वाले एफ का, तो उसका टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट कैसे आ रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा। समझ पा रहे हो, यहाँ पे फिक्स कर दें अगर एक्सिस और इसको इधर फोर्स लगाए तो ऐसे घुमाएगा वो इस डायरेक्शन में। समझो इस एफ का टॉर्क जो होगा वो ऐसा आ रहा होगा। ये मान लो F1 है, F1 का टॉर्क, ये F2 है, दोनों की वैल्यू सेम है, बस बताने के लिए कौन सा बात कर रहे हैं, तो मैंने F1 F2 लिख दिया है। और F2 का टॉर्क ऐसा होगा। F1 का टॉर्क हम क्या लिखेंगे, वो देख लो क्लॉक वाइज है ना, ऐसे घुमाना चाह रहे हैं ना F1, तो उसको हम प्लस में लिखेंगे। और F2 का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा पॉइंट ए के अबाउट, तो माइनस में, तो नेट टॉर्क आ जाएगा F इंटू D1 माइनस F इंटू D2। F कॉमन कर देंगे, हमें देखो केवल यहाँ पे मैग्नीट्यूड चाहिए ना, डायरेक्शन हम देख लेंगे अलग से। तो आपका ये हम मैग्नीट्यूड केवल कितना लिख सकते हैं, D1 माइनस D2 का डिफरेंस कितना आएगा D। तो देख लो कपल का टॉर्क कितना आ रहा है, कपल का टॉर्क आ रहा है, कोई एक फोर्स, दो फोर्स है तो कोई एक फोर्स और उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कपल का टॉर्क आ रहा है। समझ पा रहे हो बच्चों। टॉर्क ड्यू टू कपल कितना आया, फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन फोर्स। कौन सी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूरा नहीं लिखा है, कर लेना ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स। समझ आया सभी को। कहीं पे भी अगर हमें टॉर्क निकालना है, दो फोर्स लग रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट, तो टॉर्क की वैल्यू आएगी फोर्स इंटू बीच की डिस्टेंस। ये नोट कर लो बच्चों जल्दी। अब देखो यहाँ पे हमने पॉइंट ए एक साइड में लिया था ना, अगर मान लो मैं यहीं पर सेम बॉडी लेता, एक फोर्स इधर लग रहा है F, एक फोर्स इधर लग रहा है F, और पॉइंट कोई बीच में ले लेता है एक पॉइंट बी, और बोलता है पॉइंट बी के अबाउट टॉर्क बताओ। यस पावले, अब रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा, इतना टाइम नहीं है कि हर बच्चे के लिए अपन रिपीट करें। ये वाला देख लो पावले, उसी का अगला पार्ट बता रहा है, और बीच की डिस्टेंस है
बीच की डिस्टेंस डी है ना, सब कुछ सेम है। हाँ बच्चों, वेरी गुड। अब पॉइंट बी के अबाउट निकालोगे तो क्या आएगा? पॉइंट बी के अबाउट इस पहले वाले फोर्स का टॉर्क ऐसे आ रहा होगा, इसको F1 बोल रहे हैं ना, इसको F2 बोल रहे हैं। तो F1 का टॉर्क ऐसे और F2 का टॉर्क ऐसे, दोनों का टॉर्क देख रहे हो सेम डायरेक्शन में है ना, दोनों का एंटी क्लॉकवाइज है, तो नेट टॉर्क क्या होगा? ऐड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा F इंटू D1 प्लस F इंटू D2, तो आ जाएगा F D1 प्लस D2। तो फिर से देख लो कितना आएगा, D1 प्लस D2 को क्या लिख दोगे? F इंटू डी, D1 प्लस D2 को D लिख देंगे ना। तो इसका क्या मतलब निकल रहा है कि कभी भी फोर्स कपल का टॉर्क निकालना है तो क्या किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है उससे फर्क पड़ेगा? टॉर्क ड्यू टू फोर्स कपल क्या इस बात पे डिपेंड करेगा कि किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं? नहीं, हमेशा उसकी वैल्यू कितनी आएगी? F इंटू डी, फोर्स और फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा। ये ध्यान रखना ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे इलेक्ट्रो में और आगे कई जगह 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 में ये डायरेक्ट यूज करूंगा, तो उस टाइम कंफ्यूज नहीं होना कि किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना। मैं कपल का होगा तो सीधे ये लिख दूंगा चाहे जिस पॉइंट के अबाउट हो। तो ये पॉइंट यहाँ नीचे नोट कर लो। टॉर्क ड्यू टू फोर्स कपल will be same about all points। ये बात सबको क्लियर है? टॉर्क ड्यू टू फोर्स कपल। फिर एक लास्ट पॉइंट था, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब अगला एक पॉइंट नोट करो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, देखो नाम से क्या पता चल रहा है? नाम क्या बता रहा है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इसका क्या मतलब है कि फोर्स किस पॉइंट पे अप्लाई किया जाए, कौन से फोर्स की बात हो रही है। तो देखो जैसे मान लो आपने एक बॉडी ली, उस पे कई सारे फोर्स लग रहे हैं, F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, F3 लग रहा है। सॉरी, ये क्रिस यार 10 मिनट ही टाइम है क्रिस, PDF से नोट कर लेना ना, मुझे पढ़ा लेने देते। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या है कि जैसे कोई बॉडी है उस पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि क्या इस बॉडी पे कोई ऐसा पॉइंट है, बॉडी पे ही नहीं यहाँ पे कहीं पे भी स्पेस में क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे मैं इन सारे फोर्सेस का नेट लगाऊं ना, इन सारे फोर्सेस का नेट फोर्स लगा दूं, तो वो नेट फोर्स सेम ट्रांसलेशनल, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, सेम ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल इफेक्ट दे। समझो, ये दोनों मिलके क्या कर रहे होंगे, तीनों फोर्स इस बॉडी को ट्रांसलेट भी करा रहे होंगे और हो सकता है रोटेट भी करा रहे हो। तो क्या कोई एक ऐसा फोर्स, नेट फोर्स में कोई एक ऐसे पॉइंट पे लगा सकता हूं जो सेम ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इफेक्ट दे, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो अब जैसे मान लो यहाँ पे मैं कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ ओरिजिन,
तो ओरिजिन के अबाउट अभी ये क्या हो रहा होगा, टॉर्क कितना आ रहा होगा, मान लो ये जिस पॉइंट पे लग रहा है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है r1, इसका पोजीशन वेक्टर है r2 और इसका पोजीशन वेक्टर है r3। तो नेट टॉर्क अभी ओरिजिन के अबाउट कितना होगा इन तीन फोर्सेस की वजह से, r1 क्रॉस f1 प्लस r2 क्रॉस f2 प्लस r3 क्रॉस f3। सही है बच्चों? कोई भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैसे निकालते हैं, आर क्रॉस एफ करके ना, अगर कई सारे फोर्सेस है तो सबका टॉर्क लिख के ऐड कर देंगे वेक्टर एडिशन। तो अभी मैंने ये केवल सिंबल में लिखा है, सब वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है। तो बच्चों यहां तक बात समझ आई है? यहां तक बात सबको क्लियर है? और ये ध्यान रखो, कोई भी पॉइंट स्पेस में टॉर्क जो रोटेशनल इफेक्ट जो हमें देखना है, वो मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, हर जगह से रोटेशनल इफेक्ट मुझे सेम चाहिए। तीनों फोर्स का कुछ रोटेशनल इफेक्ट आ रहा है, तो मैंने एक पॉइंट ओ के अबाउट देखा, पॉइंट ओ के जगह में कोई भी पॉइंट लेता, सबके लिए सेम मिलना चाहिए रोटेशनल इफेक्ट। ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है सिद्धि ना, तो पॉइंट बॉडी में भी आ सकता है, बाहर भी आ सकता है। तो अब देखो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या बोलता है कि अगर मैं इस बॉडी के, मान लो ये F1 F2 F3 का नेट कहीं पे हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे लगाया नेट फोर्स, नेट कैसे निकालोगे, तीनों का वेक्टर एडिशन। तो ये नेट फोर्स अगर पॉइंट ओ से देखे तो मान लो कोई r डिस्टेंस पे लगा रहे हैं, तो यहां से टॉर्क कितना बोलेंगे, r क्रॉस एफ नेट। अब अगर दोनों टॉर्क इक्वल है ना, अगर r1 क्रॉस f1 प्लस r2 क्रॉस f2 प्लस r3 क्रॉस f3 बराबर है r क्रॉस f के, f मतलब नेट, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो r है वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कौन सा पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जिसपे हम नेट फोर्स लगाएंगे तो बॉडी में सेम रोटेशनल इफेक्ट आएगा, जो जब फोर्सेस अलग अलग लग रहे हैं तो जो आ रहा था रोटेशनल इफेक्ट। समझो बच्चों, जब ये फोर्सेस अलग अलग लग रहे हैं तो इसमें कोई रोटेशनल इफेक्ट आ रहा है, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हमने माना, तो यहाँ पे जब मैं नेट लगाऊंगा तो सेम रोटेशनल इफेक्ट आएगा, जो यहाँ है वही यहाँ है, तो मैं बोल सकता हूँ ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नेट फोर्स। कुछ चमका बच्चों में क्या बोल रहा हूँ, एफ नेट हमेशा क्या होगा, तीनों का वेक्टर एडिशन। नहीं जानवी, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं पे भी आ सकता है ना। अब थोड़ा टाइम कम है, लिखना बाद में, मैं अब इसको पहले जो मैंने समझाया वो लिख लेता हूँ नोट्स में और फिर एक एग्जांपल लेता हूँ। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज अ पॉइंट at which if net force is applied, then it will have same rotational effect as individual forces have। मीनिंग देखो क्लियर हो रहा है ना, मैंने जो सेंटेंस लिखा उसमें,
point of application of force is a point at which net force is applied, then it will have same rotational effect as individual forces have rotational effect. ठीक है बच्चों, लिखने का काम बाद में करना है ना। अब एक एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो एक रॉड है मेरे पास, इस पे मैंने इस एंड पे ऊपर को 2F फोर्स लगाया और इस एंड पे नीचे को F फोर्स लगाया, और मैं पूछूं कि भाई बताओ यहाँ पे इन दोनों फोर्स का नेट मैं कहाँ पे लगा दूं सो दैट कि सेम इफेक्ट आए जो ये दोनों अलग अलग ला रहे हैं। फाइंड, इसको मान लेते हैं F1 और इसको मान लेते हैं F2। फाइंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फॉर F1 एंड F2। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई रॉड पे ऐसे मैंने दो फोर्स लगाए हुए हैं, तो आपको इन दोनों फोर्सेस का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बताना है, कहाँ पे हम ले सकते हैं। मतलब इन दोनों फोर्स को हटा दें तो एक फोर्स लगाए इनका नेट, तो वो कहाँ पे लगाए सो दैट कि सेम इफेक्ट है जो ये दोनों मिलके इफेक्ट ला रहे हैं। बच्चों समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो बच्चों, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट मान लेंगे ना, कहीं पे भी आप पॉइंट मान सकते हो। हमने मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ए ले लिया और उस पॉइंट के अबाउट अब हम लोग टॉर्क निकालेंगे यहाँ से और इनका नेट। और मान लो कि 2F और F अगर लग रहा है तो इनका नेट कितना आएगा बच्चों? 2F और F का नेट कितना होगा? F, और वो किधर होगा? ऊपर को नीचे को? ऊपर को होगा ना। 2F और F का नेट ऊपर को F, तो ये हमने नेट फोर्स निकाल लिया। अब मान लो ये पॉइंट ए से कुछ x डिस्टेंस पर है, तो मैं अब टॉर्क निकालूं इस डायग्राम से या इस डायग्राम से, दोनों से टॉर्क सेम आने चाहिए। तो ऐसे सेम आएगा तो उससे जो x आएगा वही हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हो जाएगा। पहले तो आपको नेट फोर्स निकाल लेना है ना। मैंने यहाँ पे नेट फोर्स लगाया है ना, ये हमारा क्या है? नेट फोर्स। नेट फोर्स कितना है? F। अब पहले वाले डायग्राम से टॉर्क कितना बोलूंगा? F1 का टॉर्क देखो ऐसे है और F2 का टॉर्क ऐसे है ना। इस पॉइंट के अबाउट देखोगे, ए पॉइंट के अबाउट, तो यहाँ फोर्स लगेगा तो ऐसे घुमाएगा ना वो। आपको मानना है कि पूरी बॉडी यहाँ तक हिंज है, समझो, एक पूरी बॉडी मानो और यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स क्या होगा? पूरी बॉडी को ऐसे घुमाना चाहेगा ना। एक पूरी बॉडी है, यहाँ फोर्स लगेगा तो वो पूरी बॉडी को ऐसे घुमाना चाहेगा। समझ आ रहा है बच्चों? डायरेक्शन सबको क्लियर है? F1 और F2 टॉर्क का डायरेक्शन। तो पहले वाले डायग्राम से ए के अबाउट टॉर्क कितना बोलूंगा? 2F इंटू ये डिस्टेंस, ये मान लो ये टोटल लेंथ है L और ये डिस्टेंस है कुछ D, तो मैं कितना बोलूंगा? 2F इंटू D। इसको मान लो प्लस बोल रहे हैं ना, इस वाले को अगर प्लस बोलेंगे तो दूसरे वाले को माइनस। फिर दूसरे वाले का देखो, माइनस में F इंटू D प्लस L। सब कुछ सही है? नहीं, ये हमने फर्स्ट डायग्राम से निकाला। अब सेकेंड डायग्राम से निकालो। सेकेंड डायग्राम से क्या बोलोगे? टॉर्क कितना है? पूरा मानोगे एक बॉडी है और यहाँ फोर्स लग रहा है तो ऐसे घुमा रहा है ना। इधर वाले टॉर्क को हम लोग माइनस में बोल रहे हैं ना, सॉरी प्लस में। सही बात है बच्चों।
तो अब सेकेंड डायग्राम से टॉर्क कितना लिख देंगे, F इंटू एक्स, और प्लस में लिखेंगे ना, क्योंकि ऐसे है ना, ऐसे वाले को हमने प्लस लिया हुआ है, और दोनों को इक्वेट कर देंगे। देखो इसको हम ऐसे सोच सकते हैं, ये डी है कुछ, क्वेश्चन में आपको कोई एंड से डिस्टेंस पूछेगा, मान लो एंड से डिस्टेंस ये कुछ x1 है, तो आप बोल सकते हो इसको F इंटू डी प्लस x1। अब दोनों टॉर्क सेम होने चाहिए, तो अब F इंटू डी माइनस F इंटू एल बराबर F इंटू डी वाला टर्म दोनों साइड से कट जाएगा ना, F कट जाएगा, x1 की वैल्यू आई माइनस एल। ठीक है, माइनस बता रहा है कि आपने जिधर को x1 लिया है उधर को ना वो करके वो दूसरे साइड को है। ना हमने यहाँ पे माना कि यहां से इधर को L है, तो वो इधर को L ना होकर के इधर को L होगा। अभी इस चीज को मैं समझा रहा हूँ ना, माइनस का मतलब क्या है, पहले ये बात समझ आई सभी को, ये जो सॉल्व किया ये समझ आया। बोर्ड के लेक्चर अभी क्यों पूछ रहा है बीच में, वो तो नेक्स्ट वीक का टाइम टेबल बनने के बाद ही बता पाऊंगा ना कब शेड्यूल। नॉर्मली वो यार बीच में कोई दिन में कर देंगे, ये मकर संक्रांति था इस चक्कर में इस बार ऐसे हुआ, नॉर्मली वीकडेज में बीच में कर देंगे, 2-3 दिन जेई फिर एक दिन बोर्ड। इस बार TWT नहीं है इस संडे ना, अब अगले संडे डायरेक्ट MT देना। अच्छा इस वीक तो MT है ना, तो इस वीक बोर्ड का लेक्चर नहीं रखेंगे फिर, इस वीक MT है तो बोर्ड का लेक्चर नहीं रखेंगे, क्योंकि जेई का भी 2-3-4 दिन के बाद छुट्टी देना पड़ेगा ना। बच्चों माइनस का मतलब समझ रहे हो, क्रिस यार तुरंत रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगी क्योंकि उसको कन्वर्ट होने में टाइम लगता है थोड़ा, आधा घंटा कन्वर्ट होता है, फिर थोड़ा टाइम अपलोडिंग में लगता है। मैथ की क्लास खत्म होने तक आ जाएगी रिकॉर्डिंग। यार अभी तो ऑफलाइन का ऑप्शन नहीं रख पाएंगे क्योंकि क्लासेस अभी अलाउ नहीं है ना चलाना ऐसे ग्रुप में, एक साथ सब बच्चों को बुलाना अभी पॉसिबल नहीं है। बच्चों देखो यहाँ माइनस का क्या मतलब है, कि हमने जैसे यहाँ पे सोचा था कि रॉड जो है उसके यहाँ से x1 डिस्टेंस हमने ली थी, x1 क्या थी, इस एंड से x1, x1 की वैल्यू माइनस में आई, मतलब इधर से आपको इधर को लेना है, x1 इस साइड को है, तो यहाँ से L डिस्टेंस पे आपको फोर्स लगाना है। बैच वाइज भी प्रज्ञा बुलाओगे तो भी तो बच्चे तो ग्रुप में आएंगे ही ना, अभी एक साथ बच्चों को बुलाना अलाउ नहीं है, तो अभी ये घर से ही देना पड़ेगा तुम लोग को ये तो। बच्चों माइनस का मतलब क्लियर है सभी को, कभी भी कोई आपने कुछ माना x डिस्टेंस पे फोर्स लग रहा है लेकिन वो माइनस में आया, तो उसको दूसरे साइड लगाना रहेगा। ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, बॉडी के बाहर भी आ सकता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। श्रावणी बोल रही है बुरा लग रहा है, ये तो है, सही बात है। यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट कर लो,
यार वो तो ठीक है, लेकिन अभी ओमिक्रॉन क्या है कि बहुत ज्यादा तेजी से फैलने वाला है भाई। कोई को भी हुआ तो सबको हो जाएगा, तो इसलिए जाने ही देते हैं। ये पॉइंट नोट करो। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। इट मे बी इनसाइड और आउटसाइड बॉडी। नहीं, ये कहीं पे भी आ सकता है। क्रिस बेटा इस बार जाने देना भाई, अभी समझ भाई, बहुत ज्यादा अभी। वैसे तो कोई फर्क दिक्कत तो नहीं है, लेकिन अब गवर्नमेंट बोलती है तो थोड़े रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। नहीं तो तुम समझो ना, फाइन में बहुत पैसे लगवा दोगे नहीं तो। पीडीएफ तुरंत भेज दूंगा। तो होमवर्क तो आज अभी कुछ नहीं दे रहे हैं, ये सब तो प्रीवियस टॉपिक के ही कुछ कुछ छूटे हुए पॉइंट थे। कल अब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशनल का कॉम्बिनेशन। अबे क्रिस, ऐसे कैसे बोल रहे हो, 7 दिन में कोरोना चला जाएगा? इतनी जल्दी हम कैसे बोल सकते हैं कुछ भी? तो बच्चों अब वैसे ही देखो 7 मिनट ऊपर हो चुका है, तो अब मैं क्लोज कर रहा हूँ, पीडीएफ भेज देता हूँ, बाकी मैथ की क्लास होने तक मैं ये कंप्लीट कर दूंगा, वीडियो डाल दूंगा। ठीक है बच्चों, फिर क्लोज कर रहा हूँ ना, बाय बाय। होमवर्क नहीं है आज ना, बस रिवाइज कर लेना अच्छे से ना।